आज हम ब्राम स्टोकर के मशहूर उपन्यास ड्रैक्युला इसके एक हिंदी सारांश की गहराई में उतरेंगे। और ये सिर्फ एक डरावनी कहानी नहीं है, इसमें कहीं ज्यादा कुछ है। हाँ, बिल्कुल। हमारा मकसद रहेगा कि हम किरदारों को समझें, उनकी यात्राएं और वो गहरे सवाल जो ये कहानी हमारे सामने रखती है। सही। हम देखेंगे कैसे एक आम नौजवान वकील का सफर उसे इंसानियत और एक भयानक, कह सकते हैं प्राचीन बुराई के बीच चल रही जंग में खींच लाता है। बिल्कुल, ये कहानी असल में डर और रहस्य से तो भरी ही है, पर साथ ही अमरता की जो एक चाह होती है वो दिखाती है जी। और आधुनिकता का पुरानी मान्यताओं से टकराव। हाँ। और सबसे बढ़कर मुश्किल हालात में इंसान कैसे एक हो जाते हैं, वो ताकत भी दिखाती है। तो चलिए शुरू करते हैं। हाँ चलिए। ट्रांसिल्वेनिया के उन धुंधले पहाड़ों से शुरू करते हैं ये दास्तां, जो फिर लंदन की गलियों तक पहुंचती है। तो कहानी की शुरुआत में है जोनाथन हार्कर, एक नौजवान अंग्रेज वकील, काफी महत्वाकांक्षी। उसे ट्रांसिल्वेनिया भेजा गया है। एक रईस हैं काउंट ड्रैक्युला, उनके लिए लंदन में जमीन खरीदने का सौदा पक्का करने। अच्छा। लेकिन रास्ते में ही उसे अजीब चेतावनियां मिलने लगती हैं। मतलब वहाँ के लोग क्रॉस बनाते हैं, फुसफुसाते हैं कि वो जगह ठीक नहीं है, खतरनाक है। हाँ, और ये दिलचस्प है ना कि कैसे वो इन सब चेतावनियों को नजरअंदाज कर देता है। हाँ, शायद ये इंसान की फितरत होती है, अज्ञात को जानने की इच्छा, या फिर अपनी जो मॉडर्न सोच है उस पर इतना भरोसा कि पुरानी कहानियों पर कौन यकीन करे। थोड़ा डरा हुआ तो है, पर ज्यादा उत्साहित है। फिर जब वो काउंट ड्रैकुला के उस विशाल किले में पहुंचता है, जो दिखने में शानदार है पर अजीब सा वीरान है, तो काउंट का स्वागत बहुत ही सभ्य तरीके से होता है। ड्रैकुला लंबा है, चेहरा फीका सा, आंखें लाल, दांत थोड़े नुकीले, पर बातचीत में एकदम विद्वान, एक अच्छा मेजबान लगता है। पर असल में है नहीं। और किले में कुछ तो अजीब है। बहुत कुछ। हाँ, जोनाथन जल्दी ही महसूस करने लगता है कि भाई ये काउंट दिन के उजाले में तो कभी दिखता ही नहीं। सही। आईने में देखो तो उसका कोई अक्स नहीं बनता। किले में कोई नौकर चाकर है नहीं, फिर भी खाना हमेशा तैयार मिलता है। सब काम हो रहा है जैसे कोई जादू से। हाँ, जैसे कोई अदृश्य हाथ हो। तो धीरे धीरे जोनाथन को ये एहसास होने लगता है कि वो यहाँ मेहमान कम और कैदी ज्यादा है। वो फंस चुका है। और फिर आती है वो रात जब उसका शक एक भयानक हकीकत में बदल जाता है। वो काउंट को रात के अंधेरे में किले की दीवार पर नीचे रेंगते हुए देखता है, एक छिपकली की तरह। ये देखकर तो मतलब रोंगटे खड़े हो जाएं। उसे समझ ही नहीं आता है कि ये क्या चीज है। और डर तब और बढ़ जाता है जब किले के ही एक हिस्से में उसका सामना होता है 3 रहस्यमयी औरतों से। हैं तो खूबसूरत पर भयानक। हाँ। उनकी आंखों में एक अजीब सी भूख दिखती है और वो सीधे जोनाथन की गर्दन की तरफ लपकती हैं, जैसे खून पीने को तैयार हों। ये नजारा वासना और मौत का एक डरावना मेल है। सोचकर ही डर लगता है। लेकिन तभी काउंट ड्रैक्युला वहां आ जाता है। हाँ, और उन्हें रोकता है। वो कहता है कि जोनाथन उसका है। अब जोनाथन के लिए तस्वीर बिल्कुल साफ हो जाती है। काउंट ड्रैक्युला कोई इंसान नहीं है, वो एक वैम्पायर है, एक पिशाच। सदियों से जिंदा है, दूसरों का खून पीकर जीता है। और जैसे उसे ये समझ आता है, जोनाथन की सारी उम्मीदें एक तरह से टूट जाती हैं। हाँ, वो उस किले में अकेला है, एक अमर खून के प्यासे दरिंदे के चंगुल में। अब उसका मिशन सौदा करना नहीं रहा। अब बस जान बचानी है। हाँ, सिर्फ जान बचानी है। उधर हजारों मील दूर इंग्लैंड में जोनाथन की मंगेतर है मीना मरे और उसकी बहुत अच्छी दोस्त लूसी वेस्टना। वो अपनी आम जिंदगी जी रही हैं। लूसी बहुत खूबसूरत है, आकर्षक है और उसके 3 चाहने वाले हैं। एक तो डॉक्टर जॉन सीवर्ड, जो एक मेंटल असाइलम चलाते हैं। अच्छा। दूसरे हैं अमीर और सम्मानित आर्थर होलमोड, और तीसरे हैं एक बहादुर अमेरिकी क्विंसी मॉरिस। लूसी आखिरकार आर्थर को चुन लेती है, उसका विवाह प्रस्ताव मान लेती है। लेकिन ये खुशी, जैसा कि अक्सर ऐसी कहानियों में होता है, ज्यादा देर टिकती नहीं टिकती। इंग्लैंड के विडबी तट पर एक भयानक तूफान आता है और उसके बाद एक जहाज आकर लगता है, डेमेटर नाम का। हाँ। जहाज पर कोई जिंदा नहीं मिलता, बस कप्तान की लाश है जो पतवार से बंधी हुई है और बाकी कोई क्रू मेंबर नहीं। और जहाज के कार्गो में क्या मिलता है? ट्रांसिल्वेनिया की मिट्टी से भरे कई बड़े लकड़ी के बक्से। बिल्कुल, ये ड्रैकुला का इंग्लैंड आगमन है, एक बहुत ही अशुभ संकेत। और इंग्लैंड पहुंचते ही ड्रैकुला अपना पहला शिकार चुनता है और वो है लूसी। हाँ। रात में लूसी अजीब तरह से स्लीप वॉकिंग करने लगती है।
मीना उसे एक रात चर्चयार्ड में देखती है किसी काली छाया के साथ, और उसके बाद लूसी की सेहत तेजी से गिरने लगती है। वो कमजोर होती जाती है, चेहरा एकदम पीला पड़ जाता है और गले पर 2 छोटे से निशान मिलते हैं। डॉक्टर सीवर्ट बेचारे परेशान हैं। उन्हें समझ ही नहीं आ रहा कि ये कौन सी बीमारी है जो मरीज का खून ही सुखाए जा रही है। यहीं पर एंट्री होती है प्रोफेसर अब्राहम वैन हेल्सिंग की। हाँ, कहानी के एक अहम किरदार। डॉक्टर सीवर्ट के पुराने गुरु हैं, एम्स्टर्डम से आते हैं। वैन हेल्सिंग सिर्फ डॉक्टर नहीं है, वो फिलोसोफर भी हैं और उन्हें दुर्लभ बीमारियों के साथ साथ पुरानी लोक कथाओं, अंधविश्वासों का भी गहरा ज्ञान है। बिल्कुल, वो उन चीजों को भी समझते हैं जिन्हें शायद मॉडर्न साइंस नकार दे। वैन हेल्सिंग लूसी की हालत देखते हैं, गले के निशान देखते हैं और फौरन मामला समझ जाते हैं। वो भाप लेते हैं। वो समझ जाते हैं कि ये किसी वैम्पायर का काम है और वो लूसी को बचाने के लिए पुराने तरीके आजमाते हैं। कमरे में लहसुन के फूल रखना, क्रॉसेस रखना, पवित्र जल। हाँ, और साथ ही आर्थर, सीवर्ट, क्विंसी, वो सब भी मदद करते हैं, अपना खून देकर लूसी को बचाने की कोशिश करते हैं। ये बड़ा दिलचस्प है ना? एक तरफ खून चढ़ाना, मॉडर्न मेडिसिन। हाँ, वो लूसी की माँ के जरिए अनजाने में ही सही लहसुन हटवा देता है और बार-बार हमला करने में कामयाब हो जाता है। आखिरकार इतनी कोशिशों के बाद भी लूसी की मौत हो जाती है। लेकिन क्या ये वाकई अंत था लूसी का? सवाल तो यही है। लूसी की मौत के बाद आसपास के इलाकों से खबरें आने लगती हैं कि रात में एक खूबसूरत औरत घूम रही है जिसे लोग ब्लूफर लेडी कह रहे हैं, और वो छोटे बच्चों को बहला फुसलाकर उनका खून चूस रही है। वैन हेल्सिंग का शक गहरा हो जाता है। हाँ, उन्हें डर था कि लूसी मरी नहीं है बल्कि अनडेड बन गई है, मतलब जिंदा भी नहीं पर मरी हुई भी नहीं। पिशाच। हाँ, वैम्पायर। और ये साबित करने के लिए वो सीवर्ट, आर्थर और क्विंसी को साथ लेकर रात में लूसी की कब्र पर जाते हैं। हिम्मत का काम है। और जब वो ताबूत खोलते हैं तो उनके होश उड़ जाते हैं। लूसी का शरीर कई दिन बीत जाने के बाद भी बिल्कुल ताजा है। होंठ पहले से ज्यादा लाल हैं और ताबूत में खून के धब्बे हैं। उफ। वो अब एक वैम्पायर बन चुकी है। ये जानकर आर्थर पर क्या बीती होगी? अपनी ही मंगेतर अब एक शैतान बन चुकी है। ये कितना मुश्किल सच होगा मानने के लिए। बिल्कुल, ये कहानी का एक बहुत ही दर्दनाक और भयानक मोड़ है। वैन हेल्सिंग समझाते हैं कि लूसी की आत्मा को शांति तभी मिलेगी और उसे दूसरों को नुकसान पहुंचाने से रोकने का एक ही तरीका है। क्या? उसके दिल में लकड़ी का खूंटा गाड़ना होगा और उसका सिर काटना होगा। हे भगवान। हाँ, कांपते हाथों से लेकिन मजबूत इरादे के साथ आर्थर खुद ये भयानक काम करता है। ओह। और जैसे ही वो ये करता है, लूसी के चेहरे पर एक शांति छा जाती है। उसकी आत्मा मुक्त हो जाती है। ये दिखाता है कि तभी कभी सबसे भयानक काम भी प्यार और कर्तव्य के लिए करने पड़ते हैं। लूसी का अध्याय तो बंद हो गया, लेकिन ड्रैकुला, वो तो अब भी आजाद है। हाँ, वो आजाद है और उसका अगला निशाना बनती है मीना हार्कर, जॉनथन की पत्नी। वो किले से बच निकलने के बाद शादी कर लेते हैं। अच्छा। ड्रैकुला चुपके से मीना के पास आने लगता है, उसे अपने वश में करना शुरू कर देता है। एक रात मीना के गले पर भी वैसे ही निशान मिलते हैं जैसे लूसी के थे। ओह नहीं। और मीना के साथ मामला और भी ज्यादा खतरनाक है, क्योंकि ड्रैकुला सिर्फ उसका खून नहीं पी रहा, वो उसे मेंटली भी अपने साथ जोड़ रहा है। मतलब वो मीना के विचारों को पढ़ सकता है और मीना भी कभी-कभी उसके बारे में जान सकती है, महसूस कर सकती है। वैन हेल्सिंग ये देखकर बहुत चिंतित हो जाते हैं। अगर ड्रैकुला को जल्दी रोका नहीं गया तो मीना पूरी तरह उसके कंट्रोल में आ जाएगी, हमेशा के लिए वैम्पायर बन जाएगी। तो अब क्या? अब बचाव से काम नहीं चलेगा? नहीं, बिल्कुल नहीं। अब वैन हेल्सिंग और बाकी सब, जॉनथन, आर्थर, सिवर्ट और क्विंसी समझ जाते हैं कि उन्हें हमला करना होगा, ड्रैकुला को जड़ से खत्म करना होगा। ये 5 लोग अलग अलग पृष्ठभूमि के, दुख और पक्के इरादे से एक हो जाते हैं। एक टीम बनाते हैं इस प्राचीन बुराई का सामना करने के लिए। हाँ, ये दिखाता है कि कैसे एक साझा खतरा, एक कॉमन एनिमी, लोगों को एक साथ ला सकता है। उनकी रणनीति क्या होती है? उनकी रणनीति काफी सोच समझकर बनाई जाती है। वैन हेल्सिंग बताते हैं कि वैम्पायर दिन में कमजोर होता है और उसे सोने के लिए अपनी होमलैंड यानी ट्रांसिल्वेनिया की मिट्टी वाले ताबूत की जरूरत होती है। अच्छा। तो ये टीम लंदन में ड्रैकुला ने जो अलग अलग ठिकाने खरीदे थे उनका पता लगाती है और वहां रखे मिट्टी के बक्सों को, मतलब ताबूतों को ढूंढकर उन्हें पवित्र चीजों से, जैसे कि पवित्र रोटी से अपवित्र कर देती, ताकि वो उनमें आराम ना कर सके। बिल्कुल, ताकि उसके छिपने और आराम करने के ठिकाने नष्ट हो जाएं। इसी बीच वैन हेल्सिंग मीना की मदद करने की भी कोशिश करते हैं। वो उसके माथे पर पवित्र रोटी छुआते हैं, लेकिन ड्रैकुला का असर इतना ज्यादा होता है कि वो पवित्र चीज मीना की त्वचा को जला देती है, एक लाल निशान छोड़ जाती है। हाँ,
ये एक भयानक संकेत है कि मीना कितनी गहराई तक वैम्पायर के असर में है। लेकिन ये निशान बाद में एक हथियार भी बनता है एक तरह से। कैसे? क्योंकि मीना का जो ड्रैकुला से मानसिक जुड़ाव है, वैन हेल्सिंग उसका इस्तेमाल करते हैं। हाँ। वो मीना को हिप्नोटाइज करते हैं। अच्छा। और उससे ड्रैकुला के ठिकाने और उसकी योजनाओं का पता लगाने की कोशिश करते हैं। और मीना हिप्नोसिस में बताती है कि उसे लहरों की आवाज सुनाई दे रही है। लहरों की आवाज? मतलब ड्रैकुला जहाज से भाग रहा है वापस ट्रांसिल्वेनिया। तो अब शुरू होता है पीछा, असली चेज। हाँ, अब रेस अगेंस्ट टाइम है। ये पांचों बहादुर लोग जमीन के रास्ते ड्रैकुला का पीछा करते हुए वापस ट्रांसिल्वेनिया पहुंचते हैं। सफर बहुत मुश्किल है, बर्फीले रास्ते हैं, खतरनाक भेड़िए हैं और स्थानीय जिप्सी लोग हैं जो शायद ड्रैकुला के वफादार हैं। और समय बहुत कम है क्योंकि सूरज ढलते ही ड्रैकुला अपनी पूरी ताकत पालेगा। बिल्कुल। किले के पास पहुंचते पहुंचते उन्हें वो जिप्सी मिल जाते हैं जो एक बड़े बक्से को तेजी से किले की तरफ ले जा रहे हैं। वही बक्सा? हाँ, वही बक्सा जिसमें ड्रैकुला है। सूरज बस डूबने ही वाला है। आखिरी लड़ाई अब शुरू होती है। वो जिप्सियों से लड़ते हैं और आखिरकार उस बक्से तक पहुंच जाते हैं। जॉनथन और क्विंसी मिलकर बक्सा खोलते हैं। और अंदर कौन है? काउंट ड्रैकुला लेटा हुआ है, आंखें खुली हैं, लेकिन उनमें एक अजीब सी शांति और जीत का भाव है, जैसे उसे अपनी अमरता पर पूरा यकीन हो। लेकिन उसके पास कुछ करने का वक्त नहीं होता। निर्णायक पल आ गया है। जैसे ही सूरज की आखिरी किरणें गायब होती हैं, क्विंसी अपना बड़ा बोवी चाकू सीधा ड्रैकुला के दिल में घोंप देता है। और साथ ही जॉनथन अपनी कुकरी, वो नेपाली चाकू, उससे उसका गला काट देता है। और फिर पलक झपकते ही वो भयानक सदियों पुरानी हस्ती धूल में बदल जाती है। यानी काउंट ड्रैकुला का अंत। बुराई हार गई। हाँ, बुराई हार गई। और ड्रैकुला के मरते ही मीना के माथे का वो निशान गायब हो जाता है। ओह। उस पर से वैम्पायर का शराब पूरी तरह हट जाता है। वो आजाद है, लेकिन इस जीत की एक कीमत चुकानी पड़ती है। क्या होता है? लड़ाई में बहादुर क्विंसी मॉरिस बुरी तरह घायल हो जाता है और वो अपने दोस्तों की गोद में दम तोड़ देता है। ओह, ये तो दुखद हुआ। हाँ, लेकिन उसकी कुर्बानी इस जीत को मुमकिन बनाती है। वो व्यर्थ नहीं जाती। तो ये थी ड्रैकुला की कहानी की हमारी पड़ताल। एक ऐसी यात्रा जो एक वकील के रहस्यमयी मिशन से शुरू हुई, जिसमें दोस्तों को खोया, प्यार को खतरे में डाला और अंत में अच्छाई की एक बहुत मुश्किल जीत पर खत्म हुई। हमने देखा कि कैसे डर का सामना किया गया, कैसे अलग-अलग लोग एक मकसद के लिए साथ आए। बिल्कुल, ये कहानी सिर्फ एक वैम्पायर को हराने के बारे में नहीं है। ये दिखाती है कि अमरता का लालच कितना विनाशकारी हो सकता है, खासकर जब वो दूसरों की जिंदगी की कीमत पर आए। सही। ड्रैकुला की शक्ति दूसरों के खून पर टिकी थी, वहीं इंसानों की ताकत उनकी एकता में थी, उनके विश्वास में और एक दूसरे के लिए त्याग करने में थी। और ये भी सोचने वाली बात है कि कैसे वैन हेल्सिंग ने आधुनिक ज्ञान जैसे मेडिसिन, लॉजिक, इन सब के साथ साथ पुरानी मान्यताओं और विश्वास का भी सहारा लिया। क्रॉस, पवित्र जल। हाँ, शायद ये दिखाता है कि कुछ बुराइयों से लड़ने के लिए हमें अपने सारे हथियार इस्तेमाल करने पड़ते हैं, तार्किक भी और आध्यात्मिक भी। कहानी का अंत मीना और जॉनथन के लिए एक नई शुरुआत लाता है। वो अपने बेटे का नाम उन सभी साथियों के नाम पर रखते हैं जिन्होंने इस लड़ाई में हिस्सा लिया था, क्विंसी समेत। हाँ, ये उनकी एकता और बलिदान का सम्मान है। लेकिन जैसा कि अक्सर ऐसी कहानियों के साथ होता है, एक सवाल फिर भी बाकी रह जाता है। वो क्या सवाल है? सवाल ये कि क्या ड्रैकुला जैसी बुराई सचमुच खत्म हो सकती है? वो राख में बदल गया, ये सच है, पर क्या वो सोच, वो अंधेरा जो उसने फैलाया था, क्या वो पूरी तरह मिट गया? या फिर बुराई बस अपना रूप बदल लेती है, नए शिकार, नए मौके की तलाश में, कहीं और किसी और शक्ल में उभरने का इंतजार करती रहती है? ये एक ऐसा विचार है जो हमें सोचने पर मजबूर करता है।